मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी, युवाओं के कौशल विकास पर दिया जा रहा है जोर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति का किया अनावरण। कहा, राज्य के साथ मिलकर सहकारी व्यवस्था को दिया जाएगा नया स्वरूप। 50 करोड़ नागरिकों को जोड़ने का है लक्ष्य। प्रदेश भर में कल और 27 जुलाई को आयोजित होगी सीईटी परीक्षा। परीक्षा को लेकर तैयारियां हुई पूरी। परीक्षार्थियों को 10,000 से अधिक बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। और एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील कंटेंट परोसने वाले ओटीटी ऐप्स पर केंद्र का बड़ा एक्शन। 25 ओटीटी एप्लीकेशन पर लगाया बैन। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में आयोजित इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 का आज समापन हो गया। संस्कृति के इस महाकुंभ में देश के 24 प्रदेशों से 600 युवाओं ने हिस्सा लिया। इसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस युवा उत्सव में विभिन्न प्रांतों से आए हुए युवाओं ने एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को जाना। उन्होंने कहा कि विविधताओं के बीच भारतीयता हम सबको जोड़ती है, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा भारत की सबसे बड़ी पूंजी हैं और विकसित भारत का सपना उनके बिना अधूरा है। उन्होंने युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वैश्विक संघर्ष के दौर में भारत अपनी विविधता और एकता से विश्व को नया मार्ग दिखा रहा है। युवा इसके ध्वजवाहक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी हैं। युवाओं को आधुनिक युग के लिए तैयार करने के लिए उनके कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, हमारे भविष्य का मार्ग है। तब भारत अपनी विविधता, एकता के बल पर विश्व को एक नया मार्ग दिखाता है। हमारी यह शक्ति ही हमें महान बनाती है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। इसीलिए कहा गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। आप सिर्फ देश के भविष्य नहीं है, आप देश की वर्तमान भी हैं। आपके बिना भी लक्ष्य अधूरा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, मुद्रा योजना हो, फिट इंडिया जैसी पहले आपको आधुनिक युग की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रही हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश की युवा शक्ति का समागम हुआ है। इसके जरिए न सिर्फ मेल मिलाप बढ़ा है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और एकता का बीज भी बोया गया। उन्होंने कहा कि युवा अभिनव सोच से भरे हैं और उनमें परिवर्तन लाने की भरपूर क्षमता है। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र के निर्माता हैं और यदि भारत को मजबूत बनाना है तो युवाओं को सक्षम बनाना होगा। आज इस मंच पर एकत्रित हुई है, आपने न केवल अपनी भाषा, न नृत्य, संगीत, व्यंजन और परंपराओं को साझा किया है, बल्कि अपने विचार और दृष्टिकोण और अपनी आकांक्षाओं, अपने विजन को भी आपने इस कार्यक्रम में हम सब के बीच रहकर आपने आदान प्रदान किया है। इस प्रकार का युवा सम्मेलन मेल मिलाप ना का जो माध्यम है, बल्कि एक राष्ट्रीय निर्माण व एकता का बीज आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा से बोया गया है। मित्रों, यदि भारत को विकसित बनाना है, भारत को मजबूत और समृद्ध बनाना है, तो सबसे पहले युवाओं को सक्षम बनाना होगा। युवा साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल देश के नागरिक ही नहीं, एक राष्ट्र के निर्माता भी हो। हरियाणा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विकास विभाग के निदेशक कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि यह युवाओं का कार्यक्रम था और बड़े भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 24 राज्यों के युवा कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिला। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे युवाओं ने कहा कि यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सब लोगों की भाषा और संस्कृति बेशक अलग थी, मगर हमारी भावनाएं एक रहीं। हम यहाँ से सुनहरी यादें लेकर जा रहे हैं।
स्टेट्स और 4 यूटी, 24 प्रदेशों से लोग आए हैं। 650-700 के आसपास तो बच्चे ही हैं और साथ में 2 नोडल ऑफिसर्स उनके पर स्टेट हैं। तो बड़ा अच्छा समागम है और एक दूसरे की कल्चर को समझने का, एक दूसरे के विचारों को समझने का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था ये। जब हमने रीति रिवाज को भी जाना, विचारों को भी जाना, स्टेट्स में क्या क्या चल रहा है, स्किलिंग डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है और कोई किस टाइप की तरक्की हो रही है, उनकी वेशभूषा कैसी है और उनकी कोई सांस्कृतिक विरासत कैसी है, वो सब चीजें आपने देखी होंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया गया है और सबसे इंटरेक्ट करके जो हमें मतलब एक तरह से पता लगा कि हमारी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, लेकिन जो हमारी जो भावना है वो एक साथ जुड़ी हुई है पूरे हिंदुस्तान के एक साथ। हमने कल्चर दूसरों को डाइवर्ट करा, दूसरों से हमने कनेक्शन करा, तो इससे बहुत अच्छा सिस्टम रहा यहाँ पे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नई सहकारिता नीति का अनावरण किया। इस नीति का लक्ष्य सहकार से समृद्धि के विजन को पूरा करते हुए वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र के जीडीपी में योगदान को 3 गुना बढ़ाना है। इसके तहत 50 करोड़ नागरिकों को सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा और इनकी संख्या में 30% की वृद्धि होगी। नई नीति के तहत हर पंचायत में कम से कम एक सहकारी समिति बनाई जाएगी और हर तहसील में 5 मॉडल सहकारी गांव विकसित होंगे। इसके माध्यम से श्वेत क्रांति 2.0 से महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाएगा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह नीति दूरदृष्टि, व्यवहारिक और रिजल्ट ओरिएंटेड है। इससे टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां बन पाएंगी। उन्होंने बताया कि सहकारिता नीति के केंद्र बिंदु में गांव, कृषि, ग्रामीण, महिलाएं, दलित और आदिवासी हैं। सभी राज्य इस नीति को लागू करेंगे और देश में सहकारी व्यवस्था को नया स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक समय में लोग कहते थे सहकारिता का फ्यूचर नहीं है और आज सहकारिता का ही फ्यूचर है। करोड़ नागरिक जो एक्टिव मेंबर नहीं है या तो मेंबर ही नहीं है, ऐसे 50 करोड़ नागरिकों को एक्टिव मेंबर कोऑपरेटिव सेक्टर का बनाने का भी लक्ष्य रखा है। समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि हम करेंगे, मतलब 8,30,000 है, इसमें 30% की वृद्धि हम करेंगे। हर पंचायत में एक प्राथमिक कोऑपरेटिव होगी। ये मॉडल सहकारी गांव जो बने हैं, इसके एक्सपीरियंस का अनुभव कर कोऑपरेटिव सेक्टर, जीएससी बैंकों, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से हर तहसील में 5 मॉडल। संसद के मानसूत्र का आज 5वां दिन है। आज भी लोकसभा में कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष की ओर से नारेबाजी होने लगी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और कहा कि पिछले कई दिन से विपक्ष लगातार शोर कर रहा है। अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर पक्ष और विपक्ष आपस में बात करें। स्पीकर ने कहा कि सदन में विपक्ष को असहमति जताने का हक है, लेकिन संसदीय परंपरा के तहत। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सुचारू कार्यवाही पर जोर दिया ताकि प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हो सके। सर्वदलीय बैठक में सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया गया। इस बैठक में कई पार्टियों के सांसद शामिल हुए, जिसमें सोमवार से लोकसभा की कार्यवाही नियमित तरीके से चलाने पर सहमति बनी। सदन में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। दोपहर बाद शुरू हुई कार्यवाही में कार्यवाहक अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विपक्ष के नारे लगाने के बावजूद सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी तरह राज्यसभा की भी कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले राज्यसभा के कुछ नए सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई गई। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। सदन में अव्यवस्था के कारण कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो उन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रहकर बनाया था। इस उपलब्धि के साथ नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। उनसे आगे अब केवल पहले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने कुल 6130 दिन लगभग 17 साल देश का नेतृत्व किया था। पीएम मोदी भारत के पहले और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद जन्मे, गैर कांग्रेसी पार्टी से और गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात से आते हैं। उन्होंने 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव जीते और 2024 में तीसरी बार सत्ता में लौटे। ये उपलब्धि उन्हें भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक विशेष स्थान देती है। 1971 में इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार वापसी की। इसके अलावा वह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे नेता बने हैं जिन्होंने लगातार 3 आम चुनावों में पार्टी को जीत दिलाई है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि उनके लंबे राजनीतिक करियर में एक और मील का पत्थर है, जिससे ये साफ होता है कि वे भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक स्थायी और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। कल और 27 को होने वाली सीईटी परीक्षा में सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि इसे लेकर मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर कई बैठकें की हैं और हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान पुलिस की एक बड़ी भूमिका रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी एग्जाम सेंटर के बाहर BNS की धारा 163 लगा दी गई है। ट्रैफिक ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि कहीं भी जाम न लगे और अभ्यर्थी जल्द से जल्द परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं। इसके अलावा हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सेंसिटिव सेक्टर्स को लेकर खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। 150 से 200 सेंटर को संवेदनशील चिन्हित किया गया है, जिस पर खास नजर रहेगी। इसके अलावा संदिग्ध लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। कोचिंग सेंटरों पर भी नजर रखी जाएगी। एग्जाम के दिन इनको बंद किया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में कल अवकाश रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र में इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रदेश के इतिहास में सीईटी का सबसे शानदार एग्जाम होगा। और पूरी पुख्ता इंतजामात है। हमने बच्चों के लिए बसेस का इंतजाम किया गया, फ्री बसेस का, लड़कियों के लिए उनके साथ गार्जियन की भी लाने की फ्री ट्रैवल है। और हर जगह पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ट्रैफिक में, यातायात में कोई समस्या ना आए। हर सेंटर में CCTV कवरेज है और सेंटर्स के अंदर सिर्फ अधिकृत लोग जा सकते हैं। कोई भी बिना आई कार्ड के या जो ड्यूटी पे नहीं है वो अंदर जाना अलाउड नहीं होगा। और साथ ही हमने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो पहले कभी भी पेपर लीक में जिनका रोल रहा हो, उन पे भी निगरानी रखी जाए। तो कोचिंग सेंटर्स भी और फोटोस्टैट दुकानें भी जो सेंटर्स के इर्द गिर्द हैं, उन्हें भी 26 और 27 को बंद रखा जाएगा। सो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और मैं सभी जो इसमें युवा युवती भाग ले रहे हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अच्छे से पेपर दें और ये एक बहुत ही कामयाब CET होगा। सीईटी को लेकर फरीदाबाद में 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। फरीदाबाद में गुरुग्राम समेत 6 जिलों के बच्चे परीक्षा देने पहुंचेंगे। हरियाणा रोडवेज बल्लभगढ़ के यातायात प्रबंधक नवनीत बजाज ने कहा कि इस परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद से पलवल जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए 9 जोन बनाए गए हैं, जिसके तहत 94 बसें चलेंगी। पहली शिफ्ट वाले बच्चों को ये बसें पलवल छोड़कर आएंगी और दूसरी शिफ्ट वाले परीक्षार्थियों को लेकर पलवल जाएंगी। उन्होंने बताया कि एक दिन में 13,180 परीक्षार्थियों को लाया और ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में आने वाले गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल और रोहतक के परीक्षार्थियों के लिए 5 जोन बनाए गए हैं। जो बच्चे पलवल जाएंगे उनके लिए 9 जोन बनाएंगे। इन 9 क्लस्टर में हमारी बसें चलेंगी लगभग 90 के आसपास एक शिफ्ट, 90-94 के आसपास एक शिफ्ट में बसें चलेंगी, जिसमें एक दिन में 13,180 बच्चों के आने की संभावना है। अन्य जिलों से ऐसा है जी, हमारे पास 5 जिलों से बच्चे आ रहे हैं, जैसे गुड़गांव से, झज्जर से, नूंह से, पलवल से और रोहतक से। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग अब ये की गई है, उपायुक्त महोदय और हमारे RTM महोदय ने जो निर्देश दिए हैं कि हमने इनके लिए 5 जोन बनाए हैं। प्रशासन की मदद से हम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सफल होगा।
सामान्य पात्रता परीक्षा को लेकर सोनीपत में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे जिले से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए शटल बस सर्विस चलाई जाएगी। इसके लिए 143 बसें चलाई गई हैं, तो वहीं सोनीपत से गुरुग्राम व कुरुक्षेत्र जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए 907 बसों का संचालन किया जाएगा। इसमें 154 बसें हरियाणा रोडवेज और 753 बसें आरटीए द्वारा मुहैया करवाई जाएंगी। सोनीपत डिपो महाप्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि सोनीपत, खरखौदा, गन्नौर और गोहाना के अलावा जिले में 15 गांव भी निर्धारित किए गए हैं, जहां से बस चलाई जाएगी। कर्मचारियों को सुबह 4 बजे से ही डिपो में तैनात रहने का आदेश दिया गया है। परीक्षा केंद्र के लिए बसों को रवाना करने का समय 4 बजे निर्धारित किया गया है। यह सफर पूरी तरह से निःशुल्क होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा डोर टू डोर बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। सोनीपत में 58 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए 37 ड्रॉप पॉइंट बनाए गए हैं। हमने पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था की है परीक्षार्थियों के लिए, और सोनीपत जिले में हमने टोटल 19 पॉइंट्स बनाए हैं, जहां से गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के लिए बसें चलेंगी, जिसमें मेन जो हमारे मुख्य बस स्टैंड हैं सोनीपत, गोहाना, खरखौदा, गन्नौर। इसके अलावा हमने 15 क्लस्टर बनाए हैं। क्लस्टर वो बड़े गांव हैं जहां से परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा थी। उनकी सहूलियत को देखते हुए हमने उनके गांव में बसें भेजने की जो है वो तैयारी की है, ताकि परीक्षार्थियों को आने जाने में सुविधा रहे। और हमारी जो बसें हैं वो सुबह 4 बजे से मुख्य जो बस स्टैंड है वहाँ से संचालित शुरू हो जाएंगी। वह जो बड़ौदा और जागसी जो दूर के हैं वहाँ हमारी बसें 3:30 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। नूंह जिले में पहली बार आयोजित की जा रही सीईटी परीक्षा के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1600 अभ्यर्थी पहुंचेंगे। 26 और 27 जुलाई को 2 शिफ्टों में होने वाली परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट से लेकर जिले के हर बड़े गांव, शहर, कस्बे में आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था की है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को तीज का त्योहार भी है, उसके लिए अलग से बसों की व्यवस्था की गई है। नूंह शहर में 2 स्थानों पर परीक्षार्थियों के रुकने का इंतजाम किया गया है। तकरीबन 20 बसें लगाई गई हैं। अभी से ही अधिकारियों व कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अधिकारी हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा, और अगर किसी भी व्यक्ति का कॉल उनके फोन पर आता है तो हर कीमत पर उसे रिसीव करें और वापस बैक कॉल करें, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को एग्जाम देते समय या परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार व जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है परीक्षा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में हो। सीईटी एग्जाम के लिए नूंह में 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 4 पारियों में शनिवार 26 जुलाई को सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में, और ऐसे ही 27 जुलाई को सुबह और शाम की शिफ्ट में। हर शिफ्ट में लगभग 1600 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। लगभग 6400 बच्चे जो है नूंह जिले में एग्जाम देंगे। तैयारियों के मद्देनजर हमने एग्जाम को सुचारू रूप से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक करी, और यहाँ पे अधिकारियों के साथ और कल HSSC के जो मेंबर हैं उन्होंने भी एक बैठक ली है। EDC हमारे ओवरऑल नोडल ऑफिसर इसके अपॉइंट किए गए हैं, और सारे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी नियुक्ति और उनको जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। जो एग्जाम है उसमें कोई भी बच्चे को नूंह पहुंचने के बाद किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जो एग्जाम यहाँ पे देने आएगा बच्चा, उसके लिए हमारा जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे कंट्रोल डेस्क और हेल्प डेस्क बनाई गई है। 26 और 27 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा चंडीगढ़ में भी 153 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा को लेकर सभी तैयारियों और प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि आपस में तालमेल बनाकर काम करें और परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न होने दें। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए CTU 18 रूटों पर 350 शटल बसें चलाएगा।
प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए 39 स्पेशल ड्यूटी अधिकारी तैनात किए गए हैं। 2 शिफ्टों में होने वाली परीक्षा में प्रत्येक शिफ्ट में करीब 37,000 परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा है कि आमजन को बेहतर इलाज देने के लिए सरकार वचनबद्ध है और इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से जींद के मेडिकल कॉलेज के आरंभ होने की राह देख रही जनता का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। आगामी 26 अगस्त से यहां ओपीडी की सेवाएं आरंभ हो जाएंगी और आगामी वर्ष से दाखिलों की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर एक विशाल रैली का भी आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री जनता को कई सौगातें देंगे। देखिए, आज हमने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वहीं पर एक मीटिंग अरेंज किया जिसमें डीसी महोदय, डायरेक्टर साहब और सभी पूरे अधिकारी इससे संबंधित, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हो चाहे बिजली विभाग से, सभी अधिकारी आए हुए हैं और उनका विशेष रूप से हमारा एक प्रयास है कि 26 तारीख को हम ओपीडीज़ की प्रारंभ कर दें ताकि अगले वर्ष इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाए, जिसका फ़ायदा आम जनमानस को भी मिले। इस प्रयास को लेकर ही हम सब लोग, पूरा प्रशासन अधिकारी, डायरेक्टर साहब, डीसी साहब, सभी मिलकर एक प्रयास है। और विशेष तौर पे आपको बताना चाहूँगा 26 अगस्त को ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ एक रैली को संबोधित करेंगे। धन्यवाद रैली को। प्रदेश के नवनियुक्त महानिदेशक कारागार आलोक कुमार राय ने कल पंचकुला में अपना कार्यभार ग्रहण किया। प्रदेश में 20 जेलें हैं जिनमें 17 जिला और 3 केंद्रीय कारागार शामिल हैं। उनकी कुल क्षमता 22,000 कैदियों की है, लेकिन वर्तमान में यहां 27,000 कैदी बंद हैं। इसके बावजूद हरियाणा की जेलों में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर सुविधाएं और हरियाली है। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जेल व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि कैदियों की सुरक्षा, कैंटीन व्यवस्था और हस्तशिल्प कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कई अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को और मजबूत करते हुए जेलों में 1350 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा जेल परिसर में गौशालाओं का निर्माण भी किया गया है। उन्होंने जेल स्टाफ को सख्त हिदायत दी है कि जेल के आसपास किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जाए। ये निगरानी भविष्य में जांच का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टरों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में निर्माणाधीन है और तकनीकी उपकरणों की मदद से बाहर की गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। उन्होंने जेल सुधारों को और गति देने का भरोसा दिलाया है। जेल के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, तो उस पे हमें अपनी विशेष निगाह रखनी चाहिए। इसमें हरियाणा की जेल में कैपेसिटी 22,000 की है और लगभग उतनी संख्या 27,000 के करीब कैदियों की है। तो ओवर क्राउडेडनेस का भी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम नहीं है। रह गई जेलों की संख्या है हमारे पास 17 और 3 केंद्रीय जेल है और 17 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जेल है। हरियाणा की जितनी जेलें हैं ज्यादातर में एकोमोडेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अंदर हरियाली बहुत अच्छी है और उसका डेवलपमेंट और उसका साफ सफाई का काम यहाँ पे आपको बाकी स्टेट से काफी अच्छा मिले। हाई सिक्योरिटी जेल भी हमारी बन रही है, निर्माणाधीन है अभी, पर हाई सिक्योरिटी जेल का बिना इंतजार किए, उसके निर्माण कंप्लीट होने का इंतजार किए बिना हम कुछ न कुछ 2-4 दिन के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था निकालेंगे जिससे जेल में जो आप कह रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हमारी और अच्छी हो सके। राज्य परिवहन सिरसा डिपो के बेड़े में 8 नई वातानुकूलित बसें शामिल की गई हैं। पहली केप पहुंचने के बाद शेष 2 बसों की डिलीवरी भी जल्द होने की उम्मीद है। इससे पहले सिरसा डिपो के पास खुद की एक भी एसी बस नहीं थी। ये बसें HVAC यानी हीट वेंटिलेशन एयर कूल तकनीक से लैस हैं, जिन्हें इंदौर से डिलीवर किया गया है। ये बसें यात्रियों के लंबे सफर को आरामदायक बनाएंगी। इन एसी बसों का किराया साधारण बसों की तुलना में कुछ ज्यादा होगा, पर यात्री गर्मी से दूर सफर का आनंद उठा पाएंगे। इन अत्याधुनिक बसों में यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। एसी बसों में सभी सीटें 2x2 की हैं। रोडवेज महाप्रबंधक अनीत कुमार यादव ने बताया कि इन बसों को दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम रूट के अलावा अन्य कमाई वाले लंबे रूटों पर भी चलाया जाएगा। इनमें से 1-2 बस हरिद्वार, कटरा, अमृतसर आदि धार्मिक स्थलों के लिए चलाने का विचार हो रहा है। इनका किराया साधारण बस के किराए से कुछ अधिक होगा।
सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा भी हमें जो सिरसा को अगार को मिलेंगी 10 बसें रहेंगी, 8 यहाँ पहुँच चुकी है, जिनका भी इंश्योरेंस और पासिंग का कार्य हमने चालू कर दिया है। तो मे बी नेक्स्ट वीक हम उनको रूट्स पे भेज देंगे। और यहाँ के लोगों की जो मैंने सुना है भी काफ़ी डिमांड भी थी काफ़ी समय से भी वातानुकूलित बसों की रिगार्डिंग, और वो जल्द ही पूरी भी हो जाएगी और एक सुहाना सफर मिलेगा यहाँ के लोगों को। ये हम लंबे रूट जैसे चंडीगढ़ है, अपना दिल्ली रूट है, तो इन पे चलाएंगे और भी देखेंगे आगे जो अभी यहाँ कैसे कोई रिस्पॉन्स कैसा आता है लोगों का, डिमांड आती है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सर्च करेंगे और बढ़िया सर्विस देने की कोशिश की जाएगी। जो इसका किराया लगभग एंटरटेनमेंट के नाम पर आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट परोसने वाले ओटीटी ऐप्स पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां सरकार ने उल्लू और ALTT देसी फ्लिक्स जैसे करीब 25 ओटीटी एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया गया है। ये कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडल्ट प्रसारण की शिकायतें मिलने के बाद की है। काफी वक्त से ऐसे ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। सरकार ने IT एक्ट के तहत इन ऐप्स को हटाने और इन प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ऐसे ऐप्स को मोबाइल से ज्यादा एक्सेस किया जा रहा था। ज्यादातर ऐप्स फ्री थे और सोशल मीडिया के जरिए उनका प्रमोशन किया जाता था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एंटरटेनमेंट कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे बैन की गई वेबसाइटों तक यूजर को न पहुंचने दें। नरवाना के नागरिक अस्पताल में कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीम ने निदेशक धीरेन्द्र यादव के नेतृत्व में निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, संसाधनों की उपलब्धता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए धीरेन्द्र यादव ने कहा कि ये निरीक्षण केवल खामियां खोजने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ये समझना है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों को और अधिक सक्षम कैसे बनाया जा सकता है। हमारा काम समस्याओं को उजागर करने से ज्यादा उनके समाधान पर काम करना है। उन्होंने बताया कि बीते 2 दिनों से जींद के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद एक विस्तृत प्रेजेंटेशन तैयार कर समस्त बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल गुणवत्ता की जांच करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकें। हमारा उद्देश्य केवल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि केवल काम जिसको कहना चाहिए ना कमियां या खामियां ढूंढने वाली बात नहीं है, वो एक तरीका ज़रूर है। जब आप विजिट करते हैं तो आपको नज़र आती हैं बहुत सारी चीज़ें, उनको दुरुस्त करना तो एक पार्ट है ही है। ये जानना कि सबसे पहले जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, हेडक्वार्टर से हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, या जिला स्तर पे या उपमंडल स्तर पे क्या समस्याएं हैं जिनको वो स्वयं सुलझा सकते हैं, या हमारी मदद की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें परसों जब ज़िले की प्रेजेंटेशन करी जाएगी उसमें समस्त चीज़ों को डिस्कशन किया जाए। रिसेंटली एमओज की भर्ती में ज़िला में कुछ जिसको कहना चाहिए मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो भी नियुक्त हुए हैं। अब सभी ज़िलों में जो है चिकित्सा अधिकारी और नियुक्त किए जाएंगे। तो हमारा पर्पज़ ना केवल क्वालिटी को जांचना है, बल्कि जो सर्विसेज हैं उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के नथेरा गांव में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध पंचायती भूमि पर स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। यह केंद्र स्थानीय आबादी के लिए मातृ एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण, रोग निवारण और बुनियादी उपचार जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना एक महत्वपूर्ण घोषणा का हिस्सा है जो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। स्वास्थ्य सेवा को घर के नजदीक लाकर सरकार दूर के अस्पतालों पर बोझ कम कर रही है और स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी बना रही है। नए उप स्वास्थ्य केंद्र में एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्ता के साथ एक हेल्पर मौजूद रहेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।